आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। जानी और माली कुर्बानियों के बाद कायदे आजम ने किया आज़ादी का ऐलान। बहुत कम लोगों को पता है कि कायदे आजम की आज़ादी से पहले से ही तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उनको ट्यूबरक्लोसिस था और उन्होंने ये बात अपने साथियों से छुपा कर रखी ताकि उनकी सेहत एक वजह न बने पाकिस्तान की आज़ादी की, और उन्होंने ये तकलीफ बर्दाश्त की। पर जैसे ही हुआ मुल्क आज़ाद, वैसे ही हमने कहा कायद को खैर बात, और उनकी एम्बुलेंस हो गई रास्ते में ही ख़राब। जना साहब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में ज़ियारत रेजिडेंसी कोयटा में थे। वहाँ रहने का मकसद यही था कि बलूचिस्तान क्योंकि पाकिस्तान से एलियनेट हो रहा था तो उसको वापस नेशनल फोल्ड के अंदर लाना। खैर, जब उनकी तबीयत नासाज हुई तो उनको कराची ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस थी वो रास्ते में ही ख़राब हो गई और कायदे आज़म का रास्ते में ही हो गया इंतकाल। अब कुछ लोग जैसे कि मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना कहते हैं कि ये एक साजिश थी, उनकी एम्बुलेंस जान कर ख़राब की गई थी। और मज़े की बात यह कि उस दौर में यानी कि 1948 सन 1948 में ही उनकी आवाज़ भी दबा दी गई थी। मतलब शुरू दिन से ही हरामी पना था इस मुल्क में कि जिस बंदे ने मुल्क आज़ाद किया उसको ही साजिश में मार दिया, और उसकी बहन जिसने खुद भी इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी उसी की आवाज़ को दबा दिया। वाह अरे पाकिस्तान वाह। खैर, कायदे आज़म की वफ़ात के बाद उनके दोस्त लियाकत अली खान ने पाकिस्तान की कमान संभाली। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में यूएस को पाकिस्तान की एयर बेसिस देने से मना किया था। उसकी सज़ा उनको ये मिली कि उनको गोली मार के शहीद कर दिया गया। कैसे? लियाकत अली खान कंपनी बाग रावलपिंडी, जो कि अब लियाकत बाग पिंडी कहा जाता है, से जलसा आम से खिताब कर रहे थे। फ्रंट रो में एक अफगानी नेशनल सीटीडी के लोगों के साथ बैठा था और उन्होंने लियाकत अली खान को गोली मारकर शहीद कर दिया। और उसके फौरन बाद जो पुलिस वाले उसके साथ खड़े थे, उन्होंने बजाय उसके कि उसको पकड़े, उसको इन्वेस्टिगेट करें, उससे सवाल जवाब पूछे, उन्होंने उसको वहीं गोली मार के मार दिया। तो केस खत्म, पैसा हजम। और हम लोग समझते हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों में ज्यादा मसाला होता है, पर अफसोस के साथ हमारे मुल्क की तारीख में इस तरह की दर्दनाक कहानियां पाई जाती हैं। लियाकत साहब के बाद आया मार्शल साहब दा लॉ। अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी के नाम से इलेक्शन का भी शुगर लगाया था अपने तौर पर, और उनके खिलाफ खड़ी हुई नन्ना दर्दन मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना। और आप में से शायद कुछ लोगों को ये लगे कि पाकिस्तान में धांधली तो अभी से शुरू हुई है, क्योंकि हम तो तस्वीरों में देखते हैं यार पाकिस्तान बहुत अच्छा हुआ करता था पहले। पर अयूब खान का क्या कहना, उन्होंने फातिमा जिन्ना को ही धांधली करके हरा दिया। वाह भाई वाह। अयूब खान साहब के जाने के बाद आए यहया खान साहब। जितने ही अयूब साहब कंट्रोलिंग थे उतने ही यहया साहब कंफ्यूज्ड। 71 की कहानी है 3 दोस्तों की। एक थे यहया जो के इलेक्शन करवा रहे थे, दूसरे थे शेख मुजीब जो के इलेक्शन जीत गए थे, और तीसरे हैं जुल्फकार अली भुट्टो जिनको यहया साहब ने प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया। वाह भाई वाह। इसके नतीजे में कुछ भी नहीं हुआ, बस एक जंग हुई जो कि हमने हारी। पाकिस्तान का एक हिस्सा एक अलग मुल्क बन गया और तरक्की और खुशहाली के रोड पे पाकिस्तान की गाड़ी ने लगाई रिवर्स गियर। फिर आया भुट्टो का दौर। भुट्टो साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जूनियर रैंकिंग ऑफिसर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, और उन्हीं भाई साहब ने भुट्टो साहब को किया शहीद और चढ़वा दिया फांसी पे। ज़ियाउल हक पाइदा भी जहाज क्रैश हो गया। कैसे? इस पे भी हैं बेशुमार थ्योरीज, पर आप एक काम करें, एक नॉवेल पढ़ लें, अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज बाय मोहम्मद हनीफ साहब। बड़ा मजा आएगा आपको। जिया साहब के जहाज क्रैश होने के बाद 1988 में आई बेनजीर भुट्टो साहिबा, जो कि थी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की साहिबजादी। 1988 से 1990 तक वो हुकूमत में थी, और फिर 1990 से 93 नवाज शरीफ हुकूमत में थे, और 1993 से 1997 में फिर वो हुकूमत में थी, और 1997 से 1999 तक नवाज शरीफ हुकूमत में थे। तो हम बड़े यकीन के साथ और तसल्ली के साथ कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे मुस्तहकम दौर था, बड़ा सस्टेनेबल दौर था। खैर, इस दौर का एक अफसोसनाक वाक़या था मीर मुर्तज़ा की शहादत। मीर मुर्तज़ा थे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के बेटे। उनके अलावा उनका एक और भाई भी था, शाहनवाज। जब ज़ियाउल हक ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को दी थी फांसी, तो मुर्तज़ा और शाहनवाज ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जिसका नाम था अल जुल्फ़कार, जिसको के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर था काबुल के अंदर। मतलब ये शुगल भी काबुल में ही काफी टाइम से लगता आ रहा है। खैर, शाहनवाज साहब को तो उनकी बीवी ने जहर देके फ्रांस में मार दिया, पर मुर्तज़ा साहब ने अपनी एक्टिविटीज को जारी रखा। इनकी ऑर्गेनाइजेशन अल जुल्फ़कार एक डोमेस्टिक जहाज की हाईजैकिंग में भी इन्वॉल्व थी। ये जहाज कराची से पेशावर गामजन था, पर हाईजैकर इसको काबुल ले गए, फिर दमस्कस ले गए,
और ज़िया से डिमांड की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं, जो जेलों में हैं, उनको आज़ाद किया जाए। खैर, ज़ियाउल हक के जाने के बाद मीर मुर्तज़ा वापस आ गए कराची और उन्होंने अपनी सियासी जद्दोजहद शुरू की। पर 1996 के अंदर जब बेनज़ीर की हुकूमत थी तो उन्हीं के बड़े भाई जुल्फ़कार अली भुट्टो के बड़े बेटे को कराची में पुलिस इनकाउंटर में शहीद कर दिया गया। इस मुल्क की तारीख कमज़ोर दिल के लोगों के लिए तो नहीं है। खैर, वापस आते हैं गंजे पे। वापस आते हैं मियाँ साहब पे। मियाँ साहब ने भी जुल्फ़कार अली भुट्टो की तरह एक जूनियर रैंकिंग ऑफिसर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, जो कि सीनियरिटी लिस्ट में नीचे थे। वो ऑफिसर था नाज़ी मुशर्रफ साहब। और फिर ये हुआ ये कि मुशर्रफ से नवाज शरीफ की बनती नहीं थी, और मुशर्रफ साहब जो कि उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, किसी मुल्क में दौरे पे गए थे। नवाज शरीफ ने कहा कि यार, इसका जहाज़ जो है ना, वो पाकिस्तान में लैंड नहीं होने देना आपने। इसका जहाज़ आपने पाकिस्तान में लैंड नहीं होने देना। और जहाज़ में फ्यूल इतना था कि आया वो कराची में लैंड हो सकता था या इंडिया में। नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के हाजिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जहाज़ पाकिस्तान में ना उतारा जाए, बेशक इंडिया में उतार लो तो उतार लो। खैर, पायलट ने मुशर्रफ को बताया कि यार नीचे गेम चल रही है। मुशर्रफ ने 2-3 कॉलें खड़काई उधर जहाज़ से और पाकिस्तान में लग गया फिर से मार्शल लॉ। फिर मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में भी बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए। सबसे पहले तो उन्होंने नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान से निकाल दिया। नवाब अकबर खान बुख्ती का ऑपरेशन हुआ, लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, कराची में 12 मई को काउंटर स्ट्राइक खेली गई, खुलेआम शारा फैसल की सड़कों पर फायरिंग हुई और लोगों को मारधाड़ का शिकार बनाया गया। खैर, किसी तरह कर करा के बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की। वापस आने पर 18 अक्टूबर 2007 में बेनज़ीर के काफिले पर कराची में हुआ हमला, जिसमें 100 से ज़ायद लोग शहीद हुए। पर बेनज़ीर निडर थी। उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि मैं जीऊं या मरूं, मैं इस मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगी। और फिर आया 27 दिसंबर 2007 का दिन, जब रावलपिंडी के उसी बाग में जहां लियाकत खान को शहीद किया गया था, बेनज़ीर को भी शहीद कर दिया गया। मैंने सोचा तो था कि इस वीडियो के अंदर भी थोड़ा हंसी मजाक से बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख इतनी दर्दनाक है कि कसम से इस वीडियो को बनाते बनाते मैं ही डिप्रेस हो गई। खैर, हिम्मत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बेनज़ीर की शहादत के रद्द अमल में कहीं ज्यादा गैर मुल्की दुकानों, ट्रेनों, बैंकों और गाड़ियों को तबाह या जला दिया गया। फसादात में कम अज कम 47 अफराद मारे गए, 176 बैंकों को, 34 पेट्रोल स्टेशन को जलाया गया और सैकड़ों कारों और दुकानों को तबाह कर दिया गया। एक अंदाजे के हिसाब से बेनज़ीर की शहादत के बाद लोगों का जो रद्द अमल था उसमें $2 अरब का नुकसान हुआ। इसमें कोई शक नहीं, प्राइसलेस नुकसान उनकी शहादत की शक्ल में मुल्क को हुआ। खैर, फिर आए खतरों के खिलाड़ी जरदारी और उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। पाकिस्तान खप्पे के 2 मतलब हैं सिंधी में, एक तो पाकिस्तान चाहिए और दूसरा कि पाकिस्तान को बेचो। तो अब जरदारी साहब किस चीज का नारा लगा रहे थे, इसका फैसला आप ही कर लें। जरदारी साहब के दौर में उनके एक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब को कोर्ट ने नाअहल किया। करप्शन का सीन ऑन था। यूएसए अमरीका ड्रोन स्ट्राइक खुलेआम करता रहता था। रेमंड डेविस साहब, अगर आपको याद हो, 2 लोगों को पाकिस्तान में गोली मार के बड़े मजे से वापस चले गए यूएस। सलाला चेक पोस्ट का वाकया भी हुआ। सलाला चेक पोस्ट के अंदर पाकिस्तान का एलआई नाटो की फोर्सेज ने पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर ही गोलियां चलाई और जिसके नतीजे में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। खैर, कुछ अच्छी चीजें भी हुई, जैसे कि 18th अमेंडमेंट, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली डेमोक्रेटिक हुकूमत थी जिसने अपना टर्म पूरा। फाइनली बालोचिस्तान की स्पेलिंग को सही करके बलोचिस्तान किया गया और NWFP को KPK बनाया गया। उसके बाद हुए इलेक्शंस और जिसमें आए नवाज शरीफ साहब। इन्होंने कुछ डेवलपमेंट्स की, जैसे कि बिजली के प्लांट्स वगैरह पे काम करना। पर वो अलग बात है कि वो ट्रांसमिशन की लाइन बचाना भूल गए। तो बिजली तो बन गई, पर वो जहां बनी वहीं पड़ी रही, वो मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकी। कराची के हालात भी बेहतर किए। अल्ताफ भाई की बोरीबंद लाशों से भी मुल्क की जान छुड़ाई। इनके घर में था इनका एक दुश्मन जिसका नाम था मरियम नवाज, जो कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ डॉन लीग्स जैसी चीजों के साथ पिन तोड़ा करती थी। उसके नतीजे में नवाज शरीफ हो गया। उसके बाद आया इमरान खान का दौर। इस दौर में भी वही सब होता रहा है जो कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में होता रहा है। इमरान खान ने भी कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की, कुछ अच्छे लोगों को वो सियासत में लेकर आए और उनको लगा कि बाजवा साहब उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। और जब इन दोस्तों की हुई आपस में लड़ाई, उसके रद्द अमल में 9 मई का इंसिडेंट हुआ और फिर वही हो रहा है जो होता रहा है। काश के कुछ पुरुमीद बात कर सकता, पर ये चक्रा चलता ही रहा है और अफसोस के साथ ऐसा लगता है कि चलता ही रहेगा। बस अल्लाह से उम्मीद है और अल्लाह से दुआ है कि इस मुल्क में भी कभी उजाला हो, इस मुल्क में भी कभी रोशनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और इस मुल्क के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज।